अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं कि इस मतलब वन शॉट वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में, यानी कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और हमारे लवण क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर इनके जो भौतिक गुण धर्म होते हैं और साथ ही साथ इनके जो रासायनिक गुण धर्म होते हैं उनके बारे में भी अपन लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सूचक के बारे में, ठीक है, जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ठीक है, जो पीएच होता है उसका जो महत्व होता है किसमें, हमारे डेली लाइफ में, उसका मतलब पीएच का क्या महत्व होता है उसके बारे में भी अपन लोग पढ़ेंगे। एंड साथ ही साथ हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारा जैसे NaCl हो गया, नमक हो गया है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, क्लोरीन गैस होगी, ये सब कैसे बनते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में भी अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन होंगे उनको भी अपन लोग करते चलेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अम्ल के बारे में, ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं, अम्ल के बारे में पढ़ते हैं कि क्योंकि देखो जो हमारा चैप्टर है उसका नाम ही है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बारे में, यानी कि एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो एसिड होता है वो क्या होता है, तो देखो अम्ल वह पदार्थ है जो जलीय विलयन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन उत्सर्जित करते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके जो अम्ल होते हैं यानी कि एसिड होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, ठीक है, किसमें, जलीय विलयन में जब उनको हम लोग घोलते हैं तो क्या करते हैं, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन उत्सर्जित करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन को निकालते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे आप हाइड्रोजन आयन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, H+ आयन जिसको हम लोग हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, ठीक है। तो अम्ल क्या होते हैं कि अम्ल वह पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन को उत्सर्जित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। HCl आपका क्या है, HCl भी आपका क्या है, अम्ल है, क्योंकि जब हम HCl को जल में घोलेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, HCl को जब हम जल में घोलेंगे, ठीक है, H2O, जब इसको हम लोग जल में घोलेंगे तो ये क्या करेगा, ये हमें देगा हाइड्रोजन आयन, ठीक है, क्या देगा, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन को उत्सर्जित करेगा, ठीक है। इसी तरह दूसरे एग्जांपल की बात करें तो दूसरा एग्जांपल आपका हो गया नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, क्या हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, यानी कि HNO3 हो गया। HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया एसिटिक अम्ल, ठीक है, क्या हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया। इसको भी जब हम लोग जलीय विलयन में घोलते हैं तो ये क्या करता है, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन जो होते हैं उनको उत्सर्जित करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ये इमेज भी दी गई हुई है, ठीक है, एक ये पॉट है, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जल भर दिया, ठीक है। जब जल में हम लोग क्या करेंगे, ये जो अम्ल है, ठीक है, ये जो एसिड है यानी कि HCl है, इसको जब हम लोग घोलेंगे तो ये क्या करेगा, एक या एक से अधिक हमें हाइड्रोजन आयन देगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन जो होते हैं उनको उत्सर्जित करेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि अम्ल की मुख्य विशेषताएं कौन सी होती हैं, ठीक है। अम्ल जो हमारे होते हैं, एसिड होते हैं, उनकी जो मुख्य विशेषताएं होती हैं वो कौन सी होती हैं। पहला नंबर आपका दिया है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। जो अम्ल होते हैं उनका जो स्वाद होता है यानी कि टेस्ट होता है वो क्या होता है, वो खट्टा होता है। जैसे आप सभी लोग खाते हैं ना, इमली खाते हैं, नींबू खाते हैं, ये सभी क्या है, ये सभी आपके अम्ल ही होते हैं, यानी कि इनमें अम्ल पाया जाता है। अब आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो हमारी इमली होती है ना, नींबू हो गया आपका, एसिटिक अम्ल हो गया, यानी कि जो सिरका हो गया आप लोग खाते हो, इन सभी में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो अम्ल होता है उसका जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। दूसरा पॉइंट दिया है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। देखो जो अम्ल होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। मान लो यहाँ पे हमने एक बर्तन में क्या ले लिया, अम्ल ले लिया, यानी कि एसिड ले लिया, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक नीला लिटमस लेंगे, ठीक है, लिटमस पेपर आता है, उसको हम लोग लेंगे, कौन सा, नीला लिटमस पेपर लेंगे। जब इसको हम लोग अम्ल में डिप करेंगे तो ये क्या हो जाता है, ये रेड कलर का हो जाता है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये कौन से कलर का हो गया, ये आपका रेड कलर का हो गया। तो जो हमारे अम्ल होते हैं, पहला अगर हम उसकी विशेषता लिखेंगे या भौतिक गुण लिखेंगे तो अम्ल हमारे क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी विशेषता लिखेंगे तो जो अम्ल होते हैं उनको जब हम लोग क्या करते हैं, जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, नीला लिटमस जो होता है
उसको लाल कर देते हैं, ठीक है, यानी कि नीले लिटमस को जो जब हम लोग अम्ल में डिप करेंगे तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आपका दिया है, धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जो अम्ल होते हैं जब उनकी अभिक्रिया हम लोग यानी कि रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवाते हैं, धातु के साथ, अम्ल के साथ करवाते हैं, तो वो हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये जो अम्ल है इनकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ करवा दें, धातु के साथ, या फिर जो धातु होती है उनकी अभिक्रिया जब हम लोग अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट आपका दिया है, इनका पीएच 7 से कम होता है, ठीक है। जो अम्ल होते हैं यानी कि एसिड होते हैं उनका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है। कितना होता है, 7 से कम होता है। आगे बढ़े, आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, अम्ल के प्रकार पढ़ेंगे। देखो जो हमारे अम्ल होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहली अगर हम लोग बात करें तो पहला जो प्रकार होता है, अगर हम लोग स्रोत के आधार पर अम्ल के प्रकार देखें तो वो 2 प्रकार के होते हैं आपके, ठीक है। कौन से, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो गया, ठीक है, प्राकृतिक अम्ल, और दूसरा आपका हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, दूसरा आपका हो गया खनिज। जब अगर हम लोग स्रोत के आधार पे बात करेंगे तो स्रोत के आधार पर जो अम्ल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले आपके होते हैं प्राकृतिक और दूसरे आपके होते हैं खनिज अम्ल। फिर अगर हम लोग बात करें कि प्रबलता के आधार पर यानी कि जो अम्ल है, अगर उनकी हम लोग बात करें कि जो अम्ल होते हैं वो प्रबलता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है प्रबल अम्ल, ठीक है, क्या हो गया, प्रबल अम्ल हो गया, और दूसरा आपका हो गया दुर्बल अम्ल, ठीक है। कौन सा हो गया आपका, दुर्बल अम्ल हो गया। फिर अगर हम लोग सांद्रता के आधार पे बात करें तो सांद्रता के आधार पे भी जो अम्ल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला आपका होता है सांद्र अम्ल, ठीक है, और दूसरा आपका होता है तनु अम्ल। कौन सा होता है, तनु अम्ल होता है। यानी कि जो अम्ल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन से, पहले आपके होते हैं स्रोत के आधार पे अम्ल के प्रकार, दूसरा होता है प्रबलता के आधार पे, और तीसरा आपका होता है सांद्रता के आधार पर। तो प्रबलता के आधार पे बात करें अगर हम लोग अम्ल की तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आपके प्रबल अम्ल होते हैं और आपके दुर्बल अम्ल होते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कि स्रोत के आधार पर, तो स्रोत के आधार पर भी अम्ल जो आपके होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहले आपके होते हैं प्राकृतिक अम्ल, और दूसरा आपका होता है खनिज अम्ल। अगर हम लोग बात करें कि जो हमारे अम्ल है ये सांद्रता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सांद्रता के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला आपका होता है सांद्र अम्ल और दूसरा आपका होता है, ठीक है, कौन सा होता है, तनु अम्ल होता है। अब इन सबको अब लोग आगे डिटेल में समझेंगे, ठीक है, कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, तनु अम्ल क्या होते हैं, सांद्र अम्ल क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टाइप था, ठीक है, जो अम्ल का प्रकार था वो क्या था, प्राकृतिक अम्ल, ठीक है। कौन सा था, यानी कि स्रोत के आधार पे पढ़ेंगे तो स्रोत के आधार पे हमारे 2 अम्ल आते हैं, पहला आता है प्राकृतिक और दूसरा आता है खनिज। पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्रोत के आधार पर अम्लों के प्रकार। तो स्रोत के आधार पर जो अम्ल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक अम्ल को, ठीक है। ये जो प्राकृतिक अम्ल होता है इसको हम लोग कार्बनिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं, कार्बनिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों, जैसे आपके पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, मतलब ऐसे अम्ल होते हैं जिनको हम लोग प्राकृतिक स्रोत से, प्राकृतिक स्रोत में आपका जैसे पौधे आ गए, पौधे हो गए, ठीक है, आपके जीव जंतु हो गए, अगर इनसे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं ये अम्ल को, तो वो हमारे प्राकृतिक या फिर कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बनिक अम्ल आपके कौन से होते हैं, यानी कि प्राकृतिक अम्ल कौन से होते हैं, कि ऐसे अम्ल जिन्हें प्राकृतिक स्रोतों से, प्राकृतिक स्रोत में आपका हो गया पौधे हो गए, आपके जीव जंतु हो गए, अगर इनसे हम लोग इस अम्ल को प्राप्त करते हैं तो ये जो प्राप्त करने पे हमें अम्ल मिलेंगे वो हमारे कौन से अम्ल कहलाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे प्राकृतिक अम्ल, यानी कि कार्बनिक अम्ल कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग अगर बात करें तो जैसे आपकी चींटी हो गई, ठीक है, चींटी आपकी हो गई, उसमें आपका जो अम्ल पाया जाता है वो आपका फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और वहीं पे अगर हम लोग एप्पल की बात करें,
है ना, सेब, आप सभी लोग जो सेब खाते हैं ना, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें आपका पाया जाता है मैलिक अम्ल, यानी कि मैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग विनेगर की बात करें, विनेगर यानी कि सिरका जो होता है ना, आप सभी लोग दाल चावल के साथ मिला के खाते हो ना, उसमें क्या होता है, उसमें आपका एसिडिक अम्ल होता है, यानी कि जो सिरका है, विनेगर है, उसमें आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें आपका एसिडिक अम्ल पाया जाता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें नींबू की, यानी कि लेमन की बात करें, तो लेमन में आपका पाया जाता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड, लेमन, जिसका आप लोग नींबू पानी, है ना, और शरबत बना के पीते हैं। तो ये जो नींबू होता है, उसमें आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें टमाटर की, यानी कि टोमेटो की, तो टोमेटो में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसमें ऑक्जेलिक एसिड यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें ग्रेप्स की, यानी कि अंगूर की, तो अंगूर में आपका पाया जाता है टार्टरिक एसिड, ठीक है। कौन सा, टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अगर हम लोग बात करें दूध की, यानी कि मिल्क की बात करें, तो मिल्क में आपका पाया जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। कौन सा पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। चलो, आप देखो यहाँ पे आपके सामने ये 4 कॉलम दी हुई है, ठीक है, 4 कॉलम दी हुई है। पहले में आपका अम्ल लिखा है, दूसरे में आपका प्राकृतिक स्रोत लिखा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे जगह नहीं थी, तो इसलिए उसको साइड में भी लिख दिया गया था, ठीक है, क्योंकि जो अम्ल है, प्राकृतिक स्रोत वाले जो अम्ल है, उनकी मात्रा यानी कि उनकी संख्या जो है वो ज्यादा हो गई थी, इसलिए उनको साइड में लिख दिया गया था, ठीक है। चलो, सबसे पहले अगर हम लोग अम्ल की बात करें, तो जो हमारा फॉर्मिक अम्ल होता है, वो किस में पाया जाता है, वो लाल चींटियों में पाया जाता है, ठीक है। किस में पाया जाता है, लाल चींटियों में पाया जाता है। अगर हम लोग यहीं पे बात करें बेंजोइक अम्ल की, तो बेंजोइक अम्ल जो आपका होता है, वो घास के पत्ते में, ठीक है, जो घास के पत्ते होते हैं उसमें पाया जाता है, और साथ ही साथ जो यूरिन होता है उसमें भी पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की बात करें, तो एसिटिक अम्ल आपका किसमें पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है, यानी कि एसिटिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो क्या है, वो आपका है सिरका, यानी कि विनेगर, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें लैक्टिक अम्ल की, तो लैक्टिक अम्ल आपका किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है, दही में पाया जाता है। फिर आपका आता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, टमाटर में, ठीक है। टार्टरिक अम्ल की बात करें, तो टार्टरिक अम्ल आपका किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। देखो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है ना, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। जैसे पूछ लिया गया कि बताओ ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना, कि चींटी हो गया, टमाटर हो गया, सिरका हो गया, है ना, ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे। तो वहां पे आपको बताना होगा कि आपका जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो किसमें पाया जाएगा। इसलिए आपको ये जो अम्ल है, ठीक है, अम्ल मतलब ये जैसे फॉर्मिक अम्ल हो गया, आपका बेंजोइक हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है, कि अम्ल जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इनका जो प्राकृतिक स्रोत है वो कौन सा होता है, क्योंकि यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है दूसरा पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा खनिज अम्ल, ठीक है। कौन सा है, खनिज अम्ल, क्योंकि हमने पहला तो पढ़ लिया कि जो स्रोत के आधार पर अम्ल होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका प्राकृतिक अम्ल होता है और दूसरा आपका खनिज अम्ल होता है। तो प्राकृतिक अम्ल हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे खनिज अम्ल के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे, खनिज अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि खनिज अम्ल हमारे जो होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, ऐसे अम्ल जो खनिज से तैयार किए जाते हैं खनिज अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। जो ऐसे अम्ल है, यानी कि अगर कोई भी अम्ल है जिसको हम लोग किससे बनाते हैं, खनिज से तैयार करते हैं, ठीक है। किससे, खनिज से, यानी कि मिनरल से तैयार करते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे खनिज अम्ल, ठीक है। खनिज अम्ल को प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है, इसलिए इन्हें सिंथेटिक अम्ल भी कहते हैं। ये जो हमारे मिनरल एसिड होते हैं, यानी कि खनिज अम्ल होते हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं, प्रयोगशाला में, यानी कि जो लैब्स वगैरह होती है ना, वहां पे इनको तैयार किया जाता है, ठीक है। वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे तैयार किया जाता है, इसलिए इनको हम लोग सिंथेटिक अम्ल भी कहते हैं, या इसी को हम लोग मैन मेड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मैन मेड भी दिया जाता है, कहीं कहीं सिंथेटिक भी दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे खनिज अम्ल क्या होते हैं कि खनिज अम्ल ऐसे होते हैं जिनको हम लोग खनिज से प्राप्त करते हैं, यानी कि खनिज से तैयार करते हैं। और ये जो खनिज अम्ल होते हैं ये प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग सिंथेटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल में हो गया HCl,
ठीक है, क्या हो गया, HCl हो गया यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। दूसरा आपका हो गया HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल हो गया। तीसरा आपका हो गया H2SO4 जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके खनिज अम्ल होते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं, खनिज अम्ल होते हैं। और ये खनिज अम्ल क्या होते हैं, जिनको हम लोग प्रयोगशाला में तैयार करते हैं या तो फिर खनिज से हम लोग उसको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं या फिर तैयार करते हैं। ठीक है, तो खनिज अम्ल डन हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमारा दिया है प्रबलता के आधार पर अम्लों के प्रकार। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रबलता के आधार पर जो हमारे अम्ल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका आता है प्रबल अम्ल, दूसरा आपका आता है दुर्बल अम्ल। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रबल अम्ल के बारे में, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे ये जो प्रबल अम्ल होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है कि ऐसे अम्ल जो अधिक क्षमता तक आयनीकृत होते हैं अर्थात अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि ऐसे अम्ल, ठीक है, यानी कि ऐसे एसिड जो अधिक क्षमता तक, ठीक है, क्या होते हैं, जो अधिक क्षमता तक आयनीकृत होते हैं अर्थात अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। क्योंकि देखो अम्ल तो हमें पता है अम्ल क्या होते हैं, जब उनको हम लोग जल में घोलते हैं तो जल में घुलने के बाद वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, है ना। तो प्रबल अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल होते हैं जिनको जब हम लोग अगर जल में घोलेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जल में घोलेंगे या फिर उनको हम लोग कहेंगे कि जो प्रबल अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, वो अधिक मात्रा में अधिक क्षमता में आयनीकृत होते हैं या फिर अधिक मात्रा में जो हाइड्रोजन आयन होता है उसको क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, उन्हीं को हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे आपका HCl हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और आपका नाइट्रिक अम्ल हो गया। ये देखो यहाँ पे डिब्बी भी लेके आई हूँ आप लोगों के सामने, है ना। यहाँ पे देखो ये रखा भी है, अब तुम लोग चुरा के नहीं ले जाना इससे, ठीक है, चुरा के नहीं ले जाना, सिर्फ तुम्हें आप लोगों को दिखाने के लिए लेकर आई हूँ, ठीक है, चुराना नहीं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर हमारा आता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, कौन सा आता है, दुर्बल अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं वीक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, वीक एसिड। आप देखो प्रबल अम्ल में हमने पढ़ा था कि ऐसे अम्ल होते हैं जो क्या होते हैं, अधिक मात्रा में आयनीकृत होते हैं, यानी कि अधिक मात्रा में जो हाइड्रोजन आयन होते हैं उनको उत्पन्न करते हैं, यानी कि निकालते हैं, उत्पन्न करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग अगर हमें प्रबल अम्ल जो है याद है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग वो दुर्बल अम्ल को लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, देखो सेम वही है, ऐसे अम्ल जो कम क्षमता तक आयनीकृत होते हैं या फिर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। देखो सेम है, ठीक है, सेम है, वहां पे अधिक था, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको कम कर देना है। क्योंकि देखो जो ज्यादा बलवान होता है, जो ज्यादा शक्तिशाली होता है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है ना, तो उसके पास ज्यादा ही होता है। जिसके पास कम होता है वो कम ही होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वीक बोल देते हैं, है ना। और जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो बहुत ज्यादा पैसा वाला है ना, स्ट्रांग है वो। तो इसलिए यहाँ पे भी अम्ल जो होते हैं उसमें भी ऐसा ही होता है, जो अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा उसको हम लोग प्रबल अम्ल कह देंगे और जो कम मात्रा में देगा उसको हम लोग दुर्बल अम्ल कह देंगे। जैसे एग्जाम्पल में आपका दिया है एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्या हुआ, एसिटिक अम्ल, जब इनको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अगर जल में घोलेंगे तो ये क्या होते हैं, ये कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया आपका, और आपका ऑक्सैलिक अम्ल हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, ऑक्सैलिक अम्ल हो गया। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपके होते हैं दुर्बल अम्ल। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे तीसरे नंबर में कि सांद्रता के आधार पर अम्लों के प्रकार। हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, स्रोत के आधार पर पढ़ लिया, ठीक है, फिर प्रबलता के आधार पर पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सांद्रता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आता है सांद्र अम्ल। अगर हम लोग सांद्रता के आधार पे बात करें तो सांद्रता के आधार पे भी जो अम्ल होते हैं आपके दो टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है सांद्र अम्ल और दूसरा आपका होता है तनु अम्ल। ठीक है, क्या होता है, तनु अम्ल होता है। देखो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे जो ये सांद्र अम्ल है यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है वो क्या होते हैं, ऐसे अम्ल जिनमें, ठीक है, ऐसे अम्ल जिनमें क्या होता है, अधिक मात्रा में
जो अम्ल है वो क्या होगा, वो अधिक मात्रा में, तथा जो जल है वो कम मात्रा में होता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। ठीक है, मान लो मैंने क्या लिया, एक बर्तन ले लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, एक मैंने बर्तन ले लिया और इसमें मैंने क्या किया, ढेर सारा, यहां तक मैंने, ठीक है, कितना, यहां तक, मान लो मैंने 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर मैंने क्या कर दिया, इसमें 5 लीटर मैंने एसिड डाल दिया। ठीक है, क्या डाल दिया, एसिड यानी कि अम्ल डाल दिया। अब मैं क्या करूंगी, इसमें फिर वो वाटर डालूंगी यानी कि जल डालूंगी। अब यहां तक मैंने क्या किया, इसमें फिर से ये यहां तक, ठीक है, यहां तक मैंने, मतलब इसमें मान लो 2 लीटर मैंने H2O डाल दिया। ठीक है, क्या डाल दिया, 2 लीटर मैंने H2O डाल दिया। मैंने एक बर्तन लिया, बर्तन में मैंने 5 लीटर क्या डाला, एसिड डाला, और उसी में मैंने 2 लीटर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि अम्ल की मात्रा कम है कि ज्यादा है, जो अम्ल है, जो एसिड है, उसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है, और जो पानी है उसकी मात्रा क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सांद्र अम्ल होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये जो अम्ल होता है, ठीक है, जो एसिड होता है उसकी मात्रा जो होती है वो ज्यादा होती है, और पानी की जो मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक है, तो ऐसे अम्ल जो होते हैं उन्हीं को तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सांद्र अम्ल बोलते हैं। फिर से एक बार देखेंगे कि मान लो, ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक बर्तन ले लिया या फिर मैंने ये बॉटल ले लिया। ठीक है, क्या किया, मैंने ये बॉटल ले लिया। अब इसमें मैंने क्या किया, यहां तक, ठीक है, ये यहां तक, मान लो ये जहां तक इसकी ये इसमें डिजाइन बनी है, यहां तक मैंने क्या किया, यहां तक मैंने इसमें अम्ल डाल दिया। ठीक है, 5 लीटर मैंने अम्ल डाल दिया, और फिर जहां तक ये पानी है इसमें, ठीक है, 2 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया। तो इसमें जो अम्ल है उसकी मात्रा क्या है, ज्यादा है, और पानी की मात्रा क्या है, पानी की मात्रा कम है ना। तो ये वाला जो अम्ल होगा, तो ये कौन सा अम्ल होगा, ये आपका सांद्र अम्ल होगा। ठीक है, कौन सा होगा, आपका सांद्र अम्ल होगा। जैसे सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप देखो जो सांद्र होते हैं ना, जो अम्ल आपके सांद्र होते हैं ना, उनके आगे हम लोग क्या, उनके पहले क्या लिखते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट लिखते हैं। कॉन्सेंट्रेट पूरा नहीं लिखते हैं थी, तो वहां पे हम लोग सिर्फ CONS लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं, CONS डॉट करके, फिर हम लोग जो हमारा अम्ल होगा उसको लिख देंगे, जैसे हमारा HCl हो गया। तो अगर उसके HCl के पहले CONS लिखा है तो वो क्या होगा, वो आपका सांद्र अम्ल होगा। ठीक है, क्या होगा, आपका सांद्र अम्ल होगा। दूसरा, जैसे आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया है ना, H2SO4 हो गया, आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया। तो ये वाले जो अम्ल है, सांद्र वाले जो है, इनमें जो अम्ल की मात्रा होगी वो ज्यादा होगी, और जो पानी की मात्रा होगी वो कम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा दिया है तनु अम्ल। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा क्या आता है, हमारा तनु अम्ल आता है। अब देखो, जैसे हम लोग प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल पढ़े थे ना, उसी तरह सेम यहाँ पे भी है ना, क्या होता है, सेम यहाँ पे भी है। क्यों, क्योंकि देखो जो सांद्र अम्ल होता है उसमें जो अम्ल की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, और जो पानी की मात्रा होती है वो कम होती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग सांद्र अम्ल बोल देते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तनु अम्ल की, तो तनु अम्ल क्या होते हैं, इसमें जो पानी की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है, और जो अम्ल की मात्रा होती है वो कम होती है। ठीक है, देखो सेम यही चीज यहाँ पे लिखा है कि जिसमें अम्ल कम मात्रा में तथा जल अधिक मात्रा में होता है, तनु अम्ल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, तनु अम्ल कहलाता है। फिर से मान लो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें 5 लीटर, क्या किया, इसमें मैंने 5 लीटर H2O डाल दिया, यानी कि पानी डाल दिया। फिर मैंने इसमें 2 लीटर, ठीक है, क्या किया, मैंने यहां तक 2 लीटर मैंने क्या किया, 2 लीटर मैंने इसमें एसिड डाल दिया। तो देखो इसमें जो पानी की मात्रा है वो क्या है, वो ज्यादा है, और अम्ल की मात्रा यानी कि एसिड की मात्रा जो है वो कम है। इसलिए ये जो अम्ल होगा, कौन सा अम्ल होगा, ये आपका तनु अम्ल होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, आपका तनु अम्ल हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोग कभी अपने स्कूल में अगर वो जो प्रयोगशाला होती है यानी कि लैब्स होती हैं, पहली बात तो वहां पे लेके नहीं जाते हैं ना, और कभी कभी लेके गए तो दिखाते भी नहीं है ना, क्योंकि मेरे कॉलेज में तो ऐसे ही होता था। जहाँ पे मैं पढ़ती थी ना, वहां पे कभी लेके नहीं जाते थे, है ना, बट कभी कभी जब लेके जाते थे ना, तो वहां पे पूरी लैब छान डालते थे, है ना, कि क्या क्या यहाँ पे रखा है, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम लोग ले जा सकते हैं, है ना। बट आप लोग ऐसा नहीं करिएगा, अगर आप लोग जाइएगा तो वहां पे अपना, है ना, काम की चीजें ही करिएगा, एक्सपेरिमेंट वगैरह करिएगा, बट सावधानी से। ठीक है,
क्योंकि वहां पे कई ऐसी चीजें होती है ना, ये जो सांद्र एसिड होते हैं आपके, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं, सांद्र अम्ल होते हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, अगर बिल्कुल भी छू गया ना थोड़ा सा भी तो हाथ को पूरा जला देता है ना, कहीं पे भी अगर टच हो गया तो आपको क्या करता है, जला देता है ना। तो इसलिए अगर आप लोग लैब जाइएगा तो थोड़ा सा है ना सावधानी पूर्वक जाइएगा, वहां पे एसिड वगैरह हो उसको मत छूइएगा। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेट वाला है, सांद्र वाला है तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं छूना है। ठीक, तो देखो अब जो लैब में रखे रहते हैं ना उसमें लिखा भी रहता है ना, जो सांद्र होगा जिसमें ज्यादा अम्ल होगा, पानी की मात्रा जो होगी कम होगी, उसमें उसके मतलब बाहर लिखा रहता है। जैसे मान लो ये बॉटल है, ठीक है, ये क्या है, ये बॉटल है, इसमें कॉन्सेंट्रेट वाला भरा है एसिड, तो यहाँ पे लिखा भी रहता है ना कॉन्सेंट्रेटेड HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो उसमें लिखा रहेगा कि भाई सांद्र अम्ल है ना। और टीचर जो होते हैं वो उसको टच भी नहीं करने देते ना, वो खुद से निकाल के, अगर काम है उसको तो खुद से निकाल के दे देंगे आपको, आपको नहीं टच करने देते। ठीक है, तो क्या होता है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, किसको पढ़ रहे थे, तनु अम्ल को। तनु अम्ल क्या होते हैं कि ऐसे अम्ल होते हैं जिनमें जो पानी की मात्रा होती है वो ज्यादा होती है और अम्ल की जो मात्रा होती है वो कम होती है। अगर ऐसे अम्ल हैं तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं तनु अम्ल। जैसे एग्जाम्पल में आपका तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। अब देखो अभी आप कहेंगे कि दीदी अभी आपने पीछे भी बताया था कि जो अम्ल है ना सांद्र वाला, उसमें सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था, अब यहाँ पे तनु हो गया। तो देखो अगर सांद्र वाला है तो उसमें क्या होगा, उसमें जो एसिड की मात्रा होगी वो अधिक होगी या जल की मात्रा होगी वो कम होगी। यहाँ पे क्या है, आपका तनु है, तो तनु वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो इसमें जो मात्रा होगी किसकी, अम्ल की, वो कम होगी और जो पानी की मात्रा होगी वो ज्यादा होगी। इसी तरह हमारा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया और तनु हमारा नाइट्रिक अम्ल हो गया। ठीक है, डन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि कोई विलयन नीला लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपके पास कोई विलयन है, ठीक है, कोई विलयन है, वो क्या करता है, नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो आपको बताना है कि उसका जो पीएच होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो उसका पीएच आपको बताना है कितना होगा। देखो हम सब, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो हमारे अम्ल होते हैं, ठीक है, अम्ल जो होते हैं इनका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। क्या, इनका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है, किसका, अम्ल का। ठीक है, तो जो अम्ल होते हैं वही क्या करते हैं, वही नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। जब हम नीला लिटमस पेपर लेते हैं और ऐसे अगर हमारे पास यहाँ पे अम्ल है, इसको हम लोग डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये लाल कर देता है। तो वहां पे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो विलयन है वो क्या है, वो हमारा अम्ल है। तो यहाँ पे आपसे यही तो पूछ रहा है ना कि कौन सा विलयन है, मतलब इनमें से बताना है कि कोई विलयन आपके पास है जो क्या कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो उसका जो पीएच मान होगा वो कितना होगा। तो उसका पीएच मान आपका हो जाएगा 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5। क्योंकि अभी आगे बताऊंगी, यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो हमारा पीएच स्केल होती है, ठीक है, ऐसे करके पीएच स्केल होती है, जैसे आप सभी लोगों के पास होती है ना, जिससे आप लोग लाइन खींचते हो ना, बढ़िया सुंदर सुंदर से कॉलम बनाते हो, फिर उसमें लिखते हो, है ना। एक पटरी होती है, ठीक है, क्या होती है, पटरी कैसे होती है, जिसको रख के आप लोग लाइन खींचते हो। तो पटरी में उसमें कितने तक होते हैं, 1 से 15, 0 से 15 तक होते हैं ना। लेकिन जो हमारा पीएच स्केल होता है उसमें 0 से 14 तक के जो अंक होते हैं वो प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, तो बीच में आपका होता है 7, जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। 7 से कम है तो आपका क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, और 7 से ज्यादा होगा तो उसका हो जाएगा क्षारीय। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे अम्ल होते हैं उनका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। अब यहाँ पे आपको बताना है जो आपका एसिटिक अम्ल होता है उसके बारे में, ठीक है, उसके तनु जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, इनमें से आपको उसको बताना है। पहला दिया है सिरके से,
ठीक है, या सिरका सी गंध देता है, दूसरा या प्याज सी गंध देता है, तीसरा या सड़े गले अंडे की तरह गंध देता है, और चौथा आपका दिया ये सड़े मांस की गंध देता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं कि इसका राइट आंसर जो होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ये जो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल का जो तनु विलयन के बारे में अवलोकन है वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका बी नंबर हो जाएगा। यानी कि ये क्या करता है, ये प्याज सी गंध देता है। ठीक है, क्या करता है, प्याज सी गंध देता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि जो एल्कोहल में उबली हुई एक पत्ती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे यानी कि कुछ मतलब फ्यू ड्रॉप्स क्या करते हैं उसमें डालते हैं, तो ये जो पत्ती है इसका रंग कौन सा हो जाता है, यहाँ पे आपको वो बताना है। पहला दिया गुलाबी, दूसरा नीला, तीसरा नीला काला, और चौथा दिया आपका काला। ठीक है, चौथा क्या दिया है, चौथा आपका दिया है काला। तो जल्दी से बताएं मुझे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नीला काला। ठीक है, यानी कि जो ये एसिटिक वो सॉरी एल्कोहल है, इसमें जो उबली हुई पत्ती है उस पे हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे डालेंगे, तो ये जो पत्ती है उसका रंग आपका हो जाता है नीला और काला। ठीक है, क्या हो जाता है, नीला और काला हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे हमारा आता है, क्या आता है, क्षार। देखो भाई हमने तो अम्ल पढ़ लिया, ठीक है, अम्ल पढ़ लिया, अम्ल की जो मुख्य विशेषताएं होती है यानी कि जो भौतिक गुण होते हैं उनको भी पढ़ लिया, अम्ल के कितने प्रकार होते हैं उन सभी को भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षार के बारे में, यानी कि बेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारे क्षार होते हैं हमारे बेस होते हैं। देखो ये जो क्षार है ना, इसको हम लोग भस्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके, भस्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दोनों नाम आपको याद रखना है, भस्म भी याद रखना है और क्षार भी याद रखना है। तो वह पदार्थ जो जल के साथ घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है क्षार कहलाता है। ठीक है, क्षार क्या होते हैं कि वह पदार्थ जो वो जलीय विलयन में घुलकर क्या करता है, जल के साथ जब वो घुलता है यानी कि जलीय विलयन में हम लोग घोलते हैं। हाँ, आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो आपके पास कोई पदार्थ है, उसको जब आप लोग क्या करते हैं, जल में घोलते हैं, तो जल में घोलने पर वो क्या देता है, एक या एक से अधिक हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH माइनस आयन देता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्षार। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। जैसे हमने अम्ल में पढ़ा था कि अम्ल हमारा जो होता है कि वह पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको हम लोग जलीय विलयन में घोलते हैं या फिर जल के साथ घोलते हैं, वो हमें क्या करते हैं, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं, उनको हम लोग अम्ल कहते हैं। तो क्षार में क्या हो जाएगा, क्षार का जस्ट मतलब वहां पे हाइड्रोजन आयन दे रहा था, क्षार में आपका हो जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन, यानी कि OH माइनस आयन हो जाएगा। ठीक है, आप देखो ये जो क्षार होते हैं ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। अम्ल में हमने पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को किसको कर देते हैं, जो नीला लिटमस होता है उसको जब हम लोग अम्ल में डालते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, लेकिन जब हम लोग क्षार में क्या करते हैं, लाल लिटमस को डालते हैं तो वो क्या कर देता है, नीले में बदल देता है। जैसे एग्जांपल में आपका दिया है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, जल में घोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास है KOH, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो ये क्या देगा, ये हमें देगा OH माइनस आयन, यानी कि हाइड्रोक्सी आयन देगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन देगा, तो ये क्या है, ये हमारा है क्षार। इसी तरह हम लोग बात करते हैं NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आपका क्या होता है, ये भी आपका क्षार होता है। इसी तरह आपका NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपका क्या है, क्षार है, जिसमें अगर आपको OH माइनस आयन मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्षार हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, इसको हमने क्या कर दिया, हमने जल के साथ घोल दिया, तो ये क्या दे रहा है, Na+ आयन दे रहा है और साथ ही साथ OH माइनस आयन दे रहा है, इसलिए क्या है, ये हमारा क्षार है। ठीक है,
क्या है, हमारा क्षार है। जैसे देखो ये जो सॉप होती है यानी कि जो साबुन होती है, इनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। जैसे आपके डिटर्जेंट जो होते हैं उसमें आपका सोडियम क्या होता है, कार्बोनेट होता है, ठीक है, क्या होता है, कार्बोनेट होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग क्षार के जो एग्जाम्पल है उनको देखते हैं, ठीक है, जो क्षार के एग्जाम्पल है उनको देखते हैं। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका हो गया, इसको हम लोग कास्टिक पोटास के नाम से जानते हैं। आपका CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा चूना के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि आपको जो बुझा हुआ चूना होता है उसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, या फिर रासायनिक नाम है वो क्या होता है। MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। फिर आपका हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्या हो गया, आपका हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखो एक इमेज बनी हुई है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, NaOH को, ठीक है, क्या करते हैं, NaOH को हम लोग जल में घोलते हैं तो ये हमें क्या देता है, ये हमें OH माइनस आयन देता है, इसलिए क्या है, NaOH हमारा क्या है, हमारा क्षार है, ठीक है। चलिए अगला हमारा दिया है, अगली में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्षार या भस्म की मुख्य विशेषताएं, यानी कि विशेषताएं भी बोल सकते हैं या फिर इसको भौतिक गुण भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट दिया है, इनका स्वाद कषैला या कड़वा होता है। जो आपके क्षार होते हैं, ठीक है, जो आपके क्षार होते हैं उनका जो स्वाद होता है, उनका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है या फिर कषैला होता है। जैसे क्या हो गया, करेला हो गया। करेला आप लोग खाते हो ना, करेला खाते ही मुंह बन जाता है, या घर में अगर पता चला, मम्मी से पूछे मम्मी क्या बनाई, करेले की सब्जी, जाओ मैं नहीं खाऊंगा, करेले की सब्जी कौन खाता है ना, तो वो क्या, उसका जो टेस्ट होता है वो क्या, कड़वा होता है ना। तो आपके जो क्षार होते हैं उनका जो स्वाद होता है वो क्या होता है, कषैला या फिर कड़वा होता है। दूसरा पॉइंट दिया है, या लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा, ये इमेज में भी दिया हुआ है कि हमने एक लाल लिटमस लिया और हमने क्या किया, बेस में उसको डिप कर दिया, तो ये कौन से कलर का हो गया, ये आपका ब्लू कलर का हो गया। मतलब हमें पता है कि अगर ब्लू कलर का जो लाल लिटमस पेपर है अगर वो ब्लू कलर का हो रहा है तो ये हमारा जो विलेन होगा वो कौन सा होगा, हमारा क्षार होगा, ठीक है। अगला पॉइंट दिया है, ये छूने पर चिकने लगते हैं। जो हमारे क्षार होते हैं यानी कि बेस होते हैं, जब उनको हम लोग टच करते हैं तो वो चिकने लगते हैं। जैसे आपकी साबुन होगी है ना, आप लोग लगाते हो, जो साबुन लगाते हो वो क्या है, वो आपकी बेस ही तो होती है ना, उसमें कौन सा क्या पाया जाता है, आप लोग ये मुझे बताइएगा, अभी पीछे मैंने बताया था आपको। चौथा पॉइंट आपका दिया है, इनका pH 7 से अधिक होता है। जो आपके क्षार होते हैं उनका जो pH होता है वो 7 से अधिक होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्षार के प्रकार, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्षार के प्रकार, यानी कि जो क्षार आपके होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको वो पढ़ना है। हमने अम्ल पढ़ा था, हमने अम्ल के प्रकार पढ़े थे, अब हम लोग यहाँ पे क्षार पढ़ेंगे, और हमने क्षार पढ़ लिया, अब क्षार के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका आता है प्रबल क्षार, ठीक है, क्या आता है, प्रबल क्षार आता है। एक बार आप लोग पढ़ लो, तब तक थोड़ा सा मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है, क्या करती हूँ, मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, पढ़ लिया। चलो देखो, जो आपके क्षार होते हैं ये वे क्षार जो जलीय विलयन में आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, प्रबल क्षार कहलाता है। सेम एज इट इज वैसे ही है जैसे हमने अम्ल में पढ़ा था। अगर हमें अम्ल का याद हो गया तो हमें क्षार का भी याद हो जाएगा, बट वहां पे थोड़ा सा हमें चेंज करना है कि अम्ल में क्या होता है कि जब उसको हम लोग जल में घोलते हैं तो वो क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। लेकिन जो हमारे क्षार होते हैं जब उसको हम लोग जल में घोलते हैं तो वो हमें क्या देता है, हमें OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो प्रबल क्षार क्या है, प्रबल क्षार को ऐसे क्षार जो होते हैं जिनको जब हम लोग जलीय विलयन में घोलते हैं, ठीक है, तो वो घोलने के बाद यानी कि आयनित होने के बाद क्या करते हैं, अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो उसी को हम लोग प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे आपका हो गया
NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपका हो गया KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये आपके प्रबल क्षार हैं। अगला आपका आता है दुर्बल क्षार। ठीक है, क्या आता है, दुर्बल क्षार यानी कि वीक बेस आता है। तो ऐसे क्षार जो जलीय विलयन में आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जस्ट उल्टा, प्रबल में क्या था, ज्यादा मात्रा में आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, और दुर्बल वाले क्या है, कम मात्रा में आयनित होकर, कम मात्रा में मतलब आयनित जलीय विलयन में आयनित होकर क्या करते हैं, कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे आपका NH4OH हो गया यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये आपके क्या है, ये आपके दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। अब यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा विलयन है जो क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका यहाँ पे आपको पीएच बताना है। तो उसका पीएच आपका हो जाएगा 10। ठीक है, क्या हो जाएगा 10, यानी कि 7 से अधिक है। तो 7 से अधिक क्या आपका होता है, क्षार होता है, यानी कि क्षारीय होता है ना। और हमने क्षार में ये भी पढ़ा कि जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो इसलिए जो इसका पीएच मान होगा वो कितना होगा, वो 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा आपका क्षारक है। पहला दिया है NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा आपका दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, चौथा आपका दिया है कॉपर हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है कि इन चारों में से आपका जो प्रबल क्षार है वो कौन सा है। ठीक है, क्या बताना है, प्रबल क्षार बताना है कि प्रबल क्षार कौन सा है। तो आपका हो जाएगा NaOH। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा NaOH। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्षारक क्या होते हैं, है ना। हमने अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया, लेकिन ये क्षारक क्या होते हैं। तो देखो क्षारक क्या होते हैं कि जल में घुलनशील क्षार को क्षारक कहते हैं। जो आपके क्षार है वो मतलब ऐसे जो क्षार है जल में जो घुलनशील है, ठीक है, क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग क्षारक कहते हैं। जैसे आपका NaOH हो गया, है ना, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या करते हैं, ये ऐसे क्षार हैं जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, इसलिए ये आपके क्षारक कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपके क्षारक हैं। जैसे CaO, ठीक है, हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसको हमने क्या किया, जल के साथ हमने इसको मिला दिया। ठीक है, क्या किया, जल के साथ मिला दिया, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में, यानी कि साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हमारे ये लवण क्या होते हैं। लवण अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया से प्राप्त होता है। क्या कह रहा है कि जब हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे अम्ल, ठीक है, प्लस हम लोग ले लेंगे क्षार, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा लवण। ठीक है, क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा लवण। यानी कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे ही आपका लवण बनता है, लवण बनता है। यानी कि जो अम्ल व क्षार की परस्पर अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, आपको लवण यानी कि साल्ट प्राप्त होता है। लवण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपके जो साल्ट होते हैं वो कितने, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय और तीसरा आपका क्षारीय। ठीक है, जैसे हमने अम्ल पढ़ा था, अम्ल के प्रकार पढ़ा था, ठीक है, हमने क्षार पढ़ा था, हमने क्षार के प्रकार पढ़ा था। अब यहाँ पे हम लोग अम्ल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग अम्ल के प्रकार भी तो पढ़ेंगे, सॉरी लवण पढ़ रहे हैं तो लवण के प्रकार भी तो पढ़ेंगे, है ना। तो लवण क्या होते हैं, लवण जो होते हैं कि वो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया जो होती है उससे जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा लवण होता है। ठीक है, और लवण हमारे जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका सामान्य होता है, दूसरा अम्लीय होता है और तीसरा आपका क्षारीय होता है। चलिए अब एक एक करके इन दोनों को तीनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सामान्य लवण को, यानी कि नॉर्मल साल्ट को देखते हैं। तो जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे को पूर्णतः उदासीन कर देते हैं, लवण का निर्माण करते हैं।
उदासीन करके क्या करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं, इसे ही सामान्य लवण कहते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपने प्रबल क्षार ले लिया और आपने ले लिया प्रबल अम्ल, ठीक है, क्या ले लिया, प्रबल अम्ल ले लिया और प्रबल क्षार ले लिया। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया होगी तो क्या होंगे, ये दोनों उदासीन कर देते हैं, ठीक है, उदासीन कर उदासीन लवण का निर्माण करते हैं, यानी कि सामान्य लवण का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा NaCl हो गया, ठीक है, क्या हो गया, हमारा NaCl हो गया, KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड हो गया, N2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, सोडियम सल्फेट, आपका कैल्शियम सल्फेट हो गया, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके सामान्य लवण होते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर हमारा दिया है अम्लीय लवण, ठीक है, क्या दिया है, अम्लीय लवण दिया है। अम्लीय लवण क्या होते हैं कि वे लवण जिनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। हाइड्रोजन आयन जहां पे भी दिया होगा आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है, क्या लिखना है, H+ आयन, ठीक है, क्या लिखना है, H+ आयन। अगर आपको कहीं पे H+ आयन लिखा हुआ मिल गया तो वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका हाइड्रोजन आयन दिया होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण क्या होते हैं कि वे लवण जिनमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं, ठीक है। जिनमें ऐसे लवण जो है जिनमें अगर हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग अम्लीय लवण बोलेंगे। जैसे हमने ले लिया H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, प्लस हमने NaOH ले लिया, ठीक है, क्या ले लिया, NaOH ले लिया। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है, और साथ ही साथ क्या करता है, जल का भी निर्माण करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा है अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण क्या है कि ये हाइड्रोजन आयन क्या होता है, अगर इसमें हाइड्रोजन आयन जो है उपस्थित है तो इसे हम लोग अम्लीय लवण कहेंगे, ठीक है। चलिए एक बार नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लेंगे इसको, एक बार जल्दी से नोट कर लेंगे। चलो चलो चलो, नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है, क्षारीय या भास्मिक लवण, ठीक है। अगला क्या है, अगला हमारा है क्षारीय या फिर भास्मिक लवण। तो क्षारीय लवण हमारे क्या होते हैं कि जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया, ठीक है, क्या करते हैं, जब एक दुर्बल अम्ल की अभिक्रिया प्रबल भस्म के यानी कि प्रबल क्षार के साथ कराने पर जो लवण प्राप्त होता है भास्मिक लवण यानी कि क्षारीय लवण कहलाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक दुर्बल अम्ल ले लिया, ठीक है, क्या किया हमने, एक दुर्बल अम्ल ले लिया यानी कि वीक एसिड ले लिया, प्लस हमने क्या ले लिया, हमने प्रबल क्षार यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होता है, हमें जो लवण प्राप्त होता है उसी को हम लोग बोलते हैं भास्मिक लवण। जैसे यहाँ पे देखो, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि आपने दुर्बल अम्ल ले लिया प्लस प्रबल क्षार ले लिया, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके भास्मिक लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। जैसे हमने दुर्बल अम्ल ले लिया, दुर्बल अम्ल हमारा क्या है, H2SO4 यानी कि H2SO4 जिसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। फिर हमने ले लिया प्रबल क्षार, ठीक है, क्या ले लिया, प्रबल क्षार, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है तो ये बनाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण करता है, ठीक है। और ये जो हमारा लवण बना है ये कौन सा है, ये आपका भास्मिक या फिर आपका क्षारीय लवण है, ठीक है, क्या है, आपका भास्मिक या फिर क्षारीय लवण है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा, अब देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार के गुणधर्म, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अम्ल और क्षार के गुणधर्म। वैसे तो मैंने अलग अलग भी आपको बता दिया था, जब अम्ल बताया था तब उसके बताए थे, जब मैंने क्षार बताया था तब साथ में ही उसके मैंने बता दिए थे गुणधर्म। लेकिन यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्ल और क्षार के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं उनमें मतलब अंतर क्या है, या फिर अम्ल और क्षार में अंतर क्या है, वो आपसे पूछा जा सकता है। तो एक तरफ हम लोग लिखेंगे एसिड और एक तरफ हम लोग लिख देंगे बेस। तो एसिड में देखते हैं तो एसिड हमारे क्या होते हैं, यानी अम्ल हमारे स्वाद में खट्टे होते हैं और स्वाद में जो हमारे क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे या फिर कसैले होते हैं। जो अम्ल होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं और जो क्षार होते हैं वो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं यानी कि OH- आयन देते हैं। अम्ल क्या होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और जो आपके क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अगला आपका जो पॉइंट दिया है वो क्या दिया है कि अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जो अम्ल होते हैं वो किसी धातु से जब अभिक्रिया करते हैं
तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। और क्षार आपके क्या होते हैं कि क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण में बदल जाते हैं। ठीक है, जो क्षार होते हैं जब उनकी अभिक्रिया हम लोग अम्ल से करवाते हैं तो क्या करते हैं, लवण में बदल जाते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नांकित में से कौन लवण है। अब इन चारों में से आपको बताना है कि इन चारों में से आपका कौन सा लवण है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि K2SO4 पोटेशियम सल्फेट आपका क्या होता है, लवण होता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, हमारी क्या होती है, हमारी बॉडी होती है, उसमें पीएच परास जो होता है वो कितने के बीच में कार्य करता है। इन चारों में से बताना। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि 7.0 से लेकर 7.8 तक कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉरी अब क्वेश्चन नहीं है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि दीदी ये पहला है ना, पहले चैप्टर में कहाँ से आ गई, वहां पे था ना रासायनिक अभिक्रिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग ये भी पढ़ेंगे ना कि जो अम्ल और क्षार होते हैं जब इनकी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो वो क्या बनाते हैं, ठीक है, किस चीज का निर्माण करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया को देख लेते हैं। हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रिया धातु किसी भी अम्ल के साथ नहीं करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ज्यादा अभिक्रिया जो धातु होती है, धातु किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है, लवण बनाते हैं और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अगर हम लोग क्या करें, हाइड्रोजन की अभिक्रिया जो है वो क्या करें, हम लोग धातु की जो अभिक्रिया वो जल के साथ करवा देते हैं या अम्ल के साथ करवा देते हैं, तो अम्ल क्या करता है, वो लवण का निर्माण करता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे धातु ले लिया और हमने क्या ले लिया, अम्ल ले लिया। धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट बनाता है, लवण बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करता है। इसी तरह हमने Na ले लिया यानी कि सोडियम, HCl के साथ करा दिया अभिक्रिया तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बना लेता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को भी उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुण। ठीक है, जो हमारे अम्ल होते हैं और जो हमारे क्षार होते हैं उनके जो रासायनिक गुण होते हैं उनको यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अम्ल की धातु से अभिक्रिया। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, अम्ल की धातु से अभिक्रिया पढ़ते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, अम्ल की धातु से किसी धातु से अभिक्रिया कराते हैं, जब हम अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। सेम यही पीछे भी मैंने आपको बताया था, वहां पे मतलब थोड़ा सा इधर उधर लिखा था, है ना, बट कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सही लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो क्या बनाता है, धातु लवण और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे हमने अम्ल और धातु ले लिया, ठीक है, यानी कि Zn और हमने HCl ले लिया, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनाता है, लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालता है। सिंपल सा है, जब हम लोग अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराएंगे तो क्या बनता है, अभिक्रिया के बाद आपका लवण बनेगा और साथ ही साथ आपकी हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलेगी। अगला आपका दिया है, यदि धातुओं के, ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं, धातुओं की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की अम्लों के साथ अभिक्रिया। हम लोग क्या करते हैं, जो धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है उनकी अभिक्रिया हम लोग जब अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, यदि धातुओं के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अम्ल की अभिक्रिया होती है तो लवण तथा जल का निर्माण होता है और साथ ही CO2 गैस भी मुक्त होती है। पीछे हमने पढ़ा था कि जो अम्ल होते हैं उनकी अभिक्रिया जब हम लोग धातु के साथ करवाते हैं तो क्या, लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जब हम लोग धातु के जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं उनकी अभिक्रिया जब हम लोग अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण तथा जल का तो निर्माण करते हैं, साथ ही साथ CO2 गैस को भी मुक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया धातु कार्बोनेट, ठीक है, क्या ले लिया, धातु कार्बोनेट यानी कि CO3 ले लिया, ठीक है, बाइकार्बोनेट आपका HCO3 हो गया, ठीक है। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो, ठीक है, वही आपकी अभिक्रिया यहाँ पे दी हुई है कि जब हम लोग जो धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं उनकी अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं तो क्या होता है। पीछे हमने पढ़ा था क्या होता है कि लवण बनाता है, जल बनाता है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी निकालता है। हमने ले लिया जिंक कार्बोनेट,
ठीक है, क्या ले लिया, धातु कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है यानी कि जिंक कार्बोनेट है, इसकी अभिक्रिया हमने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दी, तो ये बनाता है ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, जो कि एक लवण है, साथ ही साथ जल का निर्माण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी बाहर निकालता है। ठीक है, फिर हमने ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया हमने HCl के साथ करवा दी यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवा ली, तो क्या बनाता है NaCl H2O प्लस आपका बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी बाहर निकालता है। इसी तरह हमने नाइट्रिक अम्ल को ले लिया, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ करवा दी, तो ये बनाते थे सोडियम नाइट्रेट, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ जल का भी निर्माण करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया पढ़ेंगे। हाँ, तो हमारा अगला क्या था, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, अम्ल के साथ क्षार की अभिक्रिया। जब हम लोग अम्ल की अभिक्रिया है वो क्षार के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, देखो यदि अम्ल के साथ किसी क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर हमने अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया करवाई तो क्या बनता है, आपका लवण मिलता है आपको और जल मिलता है, और ठीक है लवण का और जल का निर्माण होता है, और ये जो क्रिया होती है अभिक्रिया होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो वहां पे आप लोग क्या लिख के आएंगे कि जब हम लोग अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या ले लिया, हमने अम्ल ले लिया, हमने भस्म ले लिया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको इतना भी याद है तो आप लोग बहुत ही आसानी से अपने एग्जाम में लिख के आएंगे। आपको क्या याद करना है, अम्ल प्लस आपको क्षार याद करना है इक्वल टू लवण प्लस जल। ठीक है, लवण प्लस जल। फिर हमने एग्जाम्पल में ले लिया HCl हमारा क्या है, अम्ल है, और हमने NaOH ले लिया, NaOH हमारा क्या है, क्षार है। जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है तो NaCl बनाता है और साथ ही साथ जल का भी निर्माण यानी कि लवण और जल का निर्माण करता है। तो ये क्या है, ये हमारी है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये वाली अभिक्रिया जो होती है उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये जो अम्ल है और क्षार है जब इन दोनों के आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा लवण बनता है और साथ ही क्या बनता है, जल का निर्माण होता है, और इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में फिर से हमने, ठीक है यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हमने क्या ले लिया, सॉरी यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया पढ़ेंगे। भाई सुबह से मैं क्लासेस ले रही हूँ है ना, बोल बोल के पूरा पसीना पसीना, इतनी ज्यादा गर्मी है, थोड़ा दिमाग भी जो है ना काम करना बंद कर दिया है ना, क्या हुआ, दिमाग भी काम करना बंद कर दिया, बहुत ज्यादा गर्मी है यार, है ना। तो चलो थोड़ा सा है ना और स्पीड में पढ़ते हैं। चलो, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, हमने ले लिया अम्ल और हमने ले लिया जल। जब हम लोग अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, H3O प्लस आयन प्लस आपका Cl माइनस आयन, और साथ ही साथ आपका ऊष्मा भी बाहर निकलती है। ठीक है, क्या बोला, बाहर निकलती है, ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो किसके हैं, जब हम लोग अम्ल के साथ जल की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, आपकी ऊष्मा भी बाहर निकलती है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, ठीक है, जो सावधानी है उसको थोड़ा सा आपको है ना ये पता होनी चाहिए, क्या है कि हमेशा जल में अम्ल को मिलाना चाहिए, ना कि अम्ल में जल को। ठीक है, मान लो आपके पास ये एक बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन है, इसमें क्या है, इसमें हमेशा जल में क्या करेंगे, आप इस अम्ल को मिलाएंगे, यानी कि इसमें जल मिला हुआ है, ठीक है, क्या है, जल है पहले से ही, इसमें क्या करेंगे, अम्ल को आप डालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अम्ल को आप डालेंगे, यानी कि जल में आपको क्या करना है, जल में आपको अम्ल को डालना है।
लेकिन अम्ल में आपको जल को नहीं डालना है। क्यों? अगर आप लोग अम्ल में जल को डालते हैं तो क्या होता है, विस्फोट हो सकता है उससे। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि आप जब भी अगर मिक्स कर रहे हैं, मान लो आपके पास अम्ल है, ठीक है, क्या है, अम्ल है, तो आपको उसमें डायरेक्ट पानी नहीं डालना है, ठीक है। और अगर पानी है तो आप पानी में अम्ल को डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है किसी लाल तप्त आयरन, ठीक है, क्या कह रहा है, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। यहाँ पे आपको बताना है, क्या बताना है, यहाँ पे आपको बताना है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जब जब हम लोग जल वाष्प को प्रवाहित करते हैं तो उस पर उससे कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि आपको कौन सा यौगिक प्राप्त होगा, Fe3O4 फेरस ऑक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर यानी कि सूचक के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था ना कि इस मतलब पूरे वन शॉट वीडियो में अपन लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना। तो मैंने वहां पे आपको बताया था ना कि हम लोग सूचक के बारे में भी पढ़ेंगे। सूचक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अच्छा, आप सभी लोगों ने अगर पहले चैप्टर का वन शॉट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो पहला चैप्टर है उसमें कोई ऐसी चीज है जो हमें नहीं समझ आ रही है, तो आप उस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। प्लस टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम में आपको क्या मिलेगा, टेलीग्राम में आपको मिलेगा फ्री नोट्स, यानी कि ये जो क्लास हो रही है और जो क्लासेस पहले हो चुकी हैं, ठीक है, इनके जो ये नोट्स पीडीएफ होंगे, ठीक है, यानी कि पैनल पीडीएफ जो होंगे वही आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। प्लस साथ ही साथ आपको हैंड रिटेन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यानी कि सब चीज आपको फ्री में मिलेगी। बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अच्छे से मन लगा के अपनी पढ़ाई को करनी है, बस, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना, बाकी आपकी दीदी आपके साथ है, हमेशा है और हमेशा रहेगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को कि हाँ दीदी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, या तो फिर मुझे ये प्रॉब्लम है। आप लोग बिना किसी, ठीक है, डरे हुए, बिना किसी झिझक के आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सूचक यानी कि इंडिकेटर्स के बारे में। तो वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं उसे सूचक कहते हैं। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि ऐसे पदार्थ या ऐसे पदार्थ, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं, उन्हें हम सूचक कहते हैं। और ये जो सूचक आपके होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्राकृतिक होता है, दूसरा कृत्रिम और तीसरा आपका गंधीय सूचक होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा आपका गंधीय सूचक होता है। अब देखो, जो प्राकृतिक सूचक होता है, थोड़ा जान लेते हैं कि प्राकृतिक सूचक हमारे कौन से होते हैं। पहला तो आपका हो गया लिटमस, लिटमस पेपर आपका आता है, देखियो आप लोग, बताओ मुझे, देखियो, लिटमस पेपर हो गया। आपकी हल्दी हो गई, ठीक है, क्या हो गई, हल्दी हो गई। ये आपके क्या है, ये आपके प्राकृतिक सूचक होते हैं। कृत्रिम सूचक आपका मेथिल ऑरेंज हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ आपका हो गया फिनोप्थलीन हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका, फिनोप्थलीन हो गया। ये क्या होते हैं, ये आपके कृत्रिम सूचक होते हैं। अगर हम लोग गंधीय सूचक की बात करें तो आपका लौंग का तेल हो गया, आपका विनेगर हो गया। ये क्या होते हैं, ये आपके गंधीय सूचक होते हैं, ठीक है। तो सूचक क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं, जिनसे हम लोग अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। और सूचक हमारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका प्राकृतिक होता है, दूसरा आपका कृत्रिम होता है और तीसरा आपका होता है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक में आपका लिटमस पेपर हो गया, आपकी हल्दी हो गई, है ना, आपकी, ठीक है। और आपकी क्या होगी, आप लोग बताओ मुझे, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि और क्या हो गया। अगर हम लोग कृत्रिम सूचक की बात करें तो कृत्रिम सूचक आपका मेथिल ऑरेंज हो गया और आपका फिनोप्थलीन हो गया, ठीक है।
अगर वहीं पे हम लोग गंधीय सूचक की बात करें तो गंधीय सूचक में आपका लौंग का तेल हो गया और आपका विनेगर हो गया। ठीक है, चलो देखो यही चीज सेम वही यहाँ पे भी दी हुई है जो अभी मैंने पीछे बताई है कि जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, दूसरा सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम होता है, तीसरा आपका ऑल्फैक्टरी होता है यानी कि गंधीय सूचक होता है। नेचुरल जो होते हैं, प्राकृतिक जो होते हैं, उनमें आपका टर्मरिक हो गया और लिटमस हो गया। ठीक है, दूसरा आपका सिंथेटिक में हो गया यानी कि कृत्रिम में हो गया आपका मेथिल ऑरेंज और आपका फिनोक्सिलिन हो गया। ठीक है, ऑनियन आपका यानी कि जो गंधीय सूचक हो गया उसमें ऑनियन हो गया यानी कि प्याज हो गया, और आपका लौंग का तेल। ठीक है, लौंग का तेल और आपका विनेगर भी किसमें आता है, गंधीय सूचक में ही आता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो यहाँ पे दिया हुआ है जो आपकी टर्मरिक होती है यानी कि जो हल्दी होती है, ये जो क्या है आपकी प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, क्या है, प्राकृतिक सूचक है। भाई कौन से कलर की होती है, येलो कलर की ही तो होती है। हल्दी कौन से कलर की है, तो येलो कलर की होती है। लेकिन जब इसको हम लोग क्या करते हैं, एसिड में डालते हैं तो ये क्या करती है, एसिड में डालते हैं तो क्या होती है, यहाँ पे देखो टर्मरिक प्लस आपका लेमन हो गया, इट्स रिमेन येलो। ठीक है, क्या होता है, येलो कलर की ही रहती है जब इसको हम लोग एसिड में डालते हैं। बट जब इसी को हम लोग क्या करते हैं, बेस में डाल देते हैं तो ये कौन से कलर की हो जाती है, ये आपकी हो जाती है वर्मिलियन कलर की। ठीक है, किस कलर की हो जाती है, वर्मिलियन कलर की हो जाती है। अगर हम लोग मेथिल ऑरेंज की बात करें तो मेथिल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, हमें पता है। अगर हम लोग इसको एसिड में डालेंगे तो ये क्या होता है, रेड ऑरेंज कलर का हो जाता है। अगर हम लोग इसको बेस में डालेंगे तो ये क्या होता है, सेम ही रहता है यानी कि ऑरेंज कलर का ही रहता है। फिर वहीं पे अगर हम लोग बात करें गंधीय सूचक की, तो गंधीय सूचक में जो ऑनियन होता है यानी कि जो प्याज होता है, उसकी जो स्मेल होती है एसिड में, ठीक है, वो सेम रहती है। और जब उसको हम लोग बेस में डालते हैं तो उसकी स्मेल जो होती है वो खत्म हो जाती है यानी कि लॉस हो जाती है, लॉस इट्स स्मेल, यानी कि उसकी जो स्मेल है वो खो देती है। अगर हम लोग वेनिला की बात करें तो वेनिला भी एसिड में क्या रहता है, सेम ही स्मेल उसकी रहती है। बट जब उसको हम लोग किसमें, बेस में डालते हैं तो उसकी भी जो स्मेल है वो खो जाती है। लौंग के तेल की बात करें तो लौंग के तेल का भी सेम ही है। ठीक है, सेम क्या है कि एसिड में डालेंगे तो सेम रहेगा, लेकिन जब बेस में डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, अपनी जो गंध है उसको वो खो देती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लिटमस पेपर की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लिटमस पेपर की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, लिटमस पेपर की बात करेंगे। देखो भाई, चलो चलो चलो, क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग लिटमस पेपर को देख रहे थे ना। लिटमस पेपर, यार तुम लोगों के लिए चाय लेने गई थी ना, तुम लोग थक गए होंगे, है ना। आप लोग हैं जो पढ़ पढ़ के थक गए होंगे ना, इसलिए आप लोगों के लिए चाय लेने गई थी। ये लीजिए, चाय पी लीजिए, उसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, पी लिया सबने, चलिए स्टार्ट करते हैं, यानी कि कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, लिटमस पेपर को। लिटमस पेपर क्या होता है हमारा, लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेन से प्राप्त होता है। जो हमारा लिटमस पेपर होता है वो हमारा प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक है, हमें पता है, बताने की जरूरत नहीं है, अभी हमने पीछे पढ़ लिया है। ठीक है, ये प्राप्त कहाँ से होता है, ये आपको लाइकेन से प्राप्त होता है। कौन, आपका लिटमस पेपर। दूसरा पॉइंट दिया है, लिटमस पेपर से हम अम्ल एवं क्षार का पता लगाते हैं। जो लिटमस पेपर आपका होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताइएगा कि जो हमारा नीला लिटमस होता है, ठीक है, जो नीला लिटमस होता है वो क्या करता है, उसको जब हम लोग बेस में डालते हैं या फिर एसिड में डालते हैं तो क्या होता है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। अगला पॉइंट आपका दिया है, नीला लिटमस पत्र अम्ल में लाल हो जाता है। देख लो, क्वेश्चन भी पूछा और यहाँ पे आंसर भी देख लिया। नीला लिटमस जो होता है जब उसको हम लोग अम्ल में डालते हैं तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और लाल लिटमस जो होता है जब उसको हम लोग क्षार में डालते हैं तो वो नीला हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। ये देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे इमेज बनी हुई है। हमने ये हमारा क्या है, ये हमारा एसिड है। एसिड में जब हम लोग ब्लू लिटमस को डालेंगे, यानी कि जो ब्लू कलर का पेपर है उसको हम लोग डालेंगे तो ये क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। अगर हम लोग बेस में रेड वाले को डालेंगे तो वो क्या हो जाता है, वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पीएच के बारे में, पीएच स्केल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखो, पीएच स्केल क्या होगा कि वह स्केल जिसकी सहायता से किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। जो आपकी पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल जो होती है उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी विलयन का
मान लो कोई भी विलयन है आपके पास, तो पीएच स्केल की सहायता से हम लोग उस विलयन का क्या करते हैं, पीएच मान ज्ञात करते हैं। तो उसी ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे ही हम लोग पीएच स्केल बोलते हैं। यानी कि वह स्केल जिसकी हेल्प से, जिसकी सहायता से हम किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। ठीक है, पीएच स्केल में 0 से 14 तक अंक अंकित रहते हैं, जो कि हमें यह बताते हैं कि कोई विलयन कितना अम्लीय या कितना क्षारीय होता है। सेम, ठीक है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। जो हमारी पीएच स्केल होती है उसमें 0 से 14 तक के जो अंक होते हैं वो प्रदर्शित होते हैं, यानी अंकित होते हैं, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कोई जो विलयन है वो कितना अम्लीय है या फिर कितना क्षारीय है। ठीक है, इसकी खोज यानी कि ये जो पीएच स्केल है, आपकी पीएच स्केल की खोज सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में किया था। जो सोरेनसन आपके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, 1909 ईस्वी में पीएच स्केल की खोज की थी। ठीक है, चलो ये देखो आपके सामने ये दी हुई है पीएच स्केल। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, क्या ये दिख रही है आप लोगों को, साइड हट जाती हूं मैं, दिख रही है ना। ये आपकी क्या है, पीएच स्केल है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। पीएच स्केल में क्या है कि हमने पढ़ा था कि पीएच स्केल में 0 से 14 तक के क्या होते हैं, अंक अंकित होते हैं। यानी कि 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक के जो अंक है वो अंकित होते हैं। ठीक है, आप देखो ये जो बीच वाला 7 है, ठीक है, यानी कि जो 7 होता है ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। जिसका भी पीएच मान अगर 7 है तो वो क्या होगा, वो उदासीन होगा। जैसे हमारा जल होता है, जो आप लोग पानी पीते हैं ना, उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, वो 7 होता है ना। तो जल हमारा क्या होता है, उदासीन होता है। अगर 7 से कम है, जो भी विलयन, अगर मान लो कोई भी विलयन है उसका जो पीएच मान है वो 7 से कम है, तो वो क्या होगा, वो आपका एसिडिक होगा। ठीक है, क्या होगा, एसिडिक, यानी कि अम्लीय होगा। ठीक, क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, पता है। अगर किसी भी विलयन का पीएच मान जो है वो 7 से ज्यादा है तो आपका वो क्षारीय होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा। अब आप लोग को एक काम करना है, वो क्या करना है कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जो हमारा ब्लड होता है उसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है। ठीक है, ये बताना आपको कि जो ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 7 होगा जिसका पीएच मान, वो क्या होगा, उदासीन यानी कि न्यूट्रल होगा। 7 से कम होगा तो एसिडिक यानी कि अम्लीय होगा, और 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारीय यानी कि एल्कलाइन होगा। ठीक है, क्या होगा, एल्कलाइन होगा। चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्या, पीएच मान। क्या पढ़ते हैं, पीएच मान। पीछे हमने क्या पढ़ा था, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम लोग पीएच मान को देखेंगे। तो किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। अब ये सांद्रता क्या होती है, विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा को ही सांद्रता कहते हैं। मान लो कोई विलयन है, उसमें जो हाइड्रोजन आयन की संख्या होगी, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की जो वो मात्रा होगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अब पीएच का मतलब जान लेते हैं कि पीएच का मतलब क्या होता है ना, कि पता चले एग्जाम में पूछ लिया गया कि पीएच का जो फुल फॉर्म होता है वो बताओ, तो पता चले वहां पे पता ही नहीं है ना, फिर बैठ रहे हैं सोच रहे हैं वहां पे। तो इसलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जो पीएच मान होता है उसका जो मतलब है, ठीक है, फुल फॉर्म में वो क्या होता है। पी का मतलब आपका होता है पोटेंस। ठीक है, पी का मतलब क्या होता है, पोटेंस यानी कि पावर। एच का मतलब तो आपको सबको पता है क्या होता है, हाइड्रोजन। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच को हम लोग अगर पीएच का फुल फॉर्म देखें तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, आप इसको पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं और पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में जो हमारी डेली की लाइफ होती है, इसमें जो पीएच होता है उसका क्या महत्व यानी कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। पहला आपका पॉइंट दिया है कि पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं।
ठीक है। जो पौधे होते हैं, आपके जो प्लांट होते हैं और आपके जो पशु होते हैं यानी कि एनिमल होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पीएच के प्रति क्या होते हैं, संवेदनशील यानी कि सेंसिटिव होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट दिया है, हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। क्या कह रहा है कि जो हमारा शरीर होता है, हमारा बॉडी होता है, वो 7.0 से 7.8 पीएच के परास तक क्या होता है, कार्य करता है, के बीच में ही कार्य करता है। मिट्टी का पीएच देखते हैं। ठीक है। जो मिट्टी होती है ना, उसका पीएच देखते हैं यहाँ पे। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा है कि अच्छी उपज के लिए जो पौधे होते हैं, उनको एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या फिर क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। जैसे आप सभी के यहाँ खेत होंगे। ठीक है। सभी के यहाँ क्या होंगे, खेत होंगे। उसमें जब आप लोग कोई फसल लगाते हैं, है ना, जैसे धान, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, कोई भी हो गया, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं, खाद डालते हैं ना, डीएपी, यूरिया, ये सब क्या है ना, उसकी उपज के लिए, अच्छी उपज के लिए, यानी कि उसका पीएच मेंटेन रहे, इसीलिए तो डालते हैं ना। क्या करते हैं, इसीलिए उसको डालते हैं, जिससे जो मतलब खेती कर रहे हैं, ठीक है, जो फसल लगा रहे हैं, वो अच्छी उसकी उपज हो। ठीक है। और साथ ही साथ जो मिट्टी है उसका भी पीएच क्या हो, बैलेंस हो। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पाचन तंत्र का पीएच बहुत ही अच्छा है। हमारा जो पाचन तंत्र होता है यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका पीएच यहाँ पे देखते हैं। हमारा उदर यानी कि हमारा जो स्टोमक होता है, अमाशय होता है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो स्टोमक होता है, वहां पे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। क्या होता है कि जो फूड के डाइजेशन में यानी कि भोजन के पाचन में सहायक होता है, क्या, हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब आप लोग कहेंगे कि हम ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ये क्या होता है, सांद्र भी होता है और तनु भी होता है ना। अम्ल है भाई, एसिड है, एसिड क्या होता है, उससे अगर टच करेंगे तो जल जाएंगे, लेकिन हमारे पेट में रहता है, हम मतलब हमें तो कोई नुकसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें एक म्यूकस, ठीक है, जो हमारे स्टोमक की लेयर होती है, दीवार होती है, परत होती है, उनमें से क्या होता है, उनमें से म्यूकस निकलता है। ठीक है। क्या होता है, श्लेष्मा, जिसको म्यूकस बोलते हैं, म्यूकस निकलता है। तो वो क्या करता है, वो जो म्यूकस निकलता है, वो इसी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारे स्टोमक की जो वॉल होती है, उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है। क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, इसलिए हमें कोई भी हानि नहीं होती है। अगला आपका पॉइंट दिया है, अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। अपच है ना, कभी कभी होता है ना कि बहुत ढेर सारा खाना खा लिया, है ना, अपच हो गई, क्या हो गई, अपच हो गई, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो अमाशय है यानी कि स्टोमक है, वो अधिक मात्रा में अम्ल को उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द यानी कि पेट में दर्द व जलन का अनुभव होता है। ठीक है। जब क्या होता है कि जब आपने कभी अगर मान लो कोई अच्छी चीज मिल गई है ना खाने की, जो आपकी फेवरेट चीज है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि बस खा लो, नहीं तो कोई दूसरा खत्म कर जाएगा ना। और फिर ये नहीं देखेंगे, फिर ज्यादा खा लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएंगी ना, नहीं, मिला है तो खा ही लेते हैं उसको ना, किसी के लिए छोड़ते नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको अपच हो जाती है। ठीक है। क्या हो जाती है, आपको अपच हो जाती है। तो अपच जब हो जाती है, तो उस टाइम पे आपका जो स्टोमक है, वो क्या करता है, अधिक मात्रा में अम्ल को उत्पन्न करने लगता है, जिसके कारण आपके पेट में यानी कि आपके स्टोमक में दर्द होने लगता है और जलन का भी अनुभव आपको होता है। ठीक है। अगला पॉइंट दिया है, इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है। क्या कह रहा है, ये जो अपच हुई है, इसके कारण ये जो दर्द हो रहा है ना, और जलन हो रही है, तो इसके लिए, इस दर्द और जलन से मुक्त होने के लिए, मतलब करने के लिए, इसको मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटासिड जैसे क्षारक जो होते हैं उनका उपयोग करते हैं। ठीक है। जो कि अम्ल की अधिक मात्रा को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है, जैसे कि आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो रासायनिक सूत्र होता है, वो आप लोग मुझे बताइएगा।
अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में, है ना। कई बार क्वेश्चन भी आता है कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका आता है कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, बताओ। वर्षा के जल का पीएच मान जब 7 से कम, सॉरी 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। क्या कह रहा है, कहता है कि जो वर्षा का जल है यानी कि जो बारिश होती है उसका जो पानी है उसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, 5.6 से कम हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग अम्लीय वर्षा बोलते हैं। यानी कि अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, वो 5.6 से कम होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए अब यहाँ पे देखो पदार्थ और उनका पीएच मान दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ आपके पदार्थ दिए हुए हैं और उनका पीएच मान दिया हुआ है जिनको आपको याद करना है। ठीक है, याद रहना जरूरी होता है क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, पहला आपका हो गया अमाशय रस। ठीक है, क्या हो गया, अमाशय रस जो होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 1.0 होता है। ठीक है, कितना होता है, 1.0 होता है। और हम सबको पता है कि अगर 7 से कम है तो वहां पे क्या होगा, अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा। ठीक है, और 7 होगा तो आपका उदासीन होगा। नींबू रस, ठीक है, आप लोग जो नींबू खाते हो ना उसका पीएच जो मान होता है वो 2.5 होता है। सिरका विनेगर जो होता है उसका 3.0 होता है। टमाटर का रस जो होता है उसका 4.1 होता है। पसीना यानी कि स्वीट पसीना, जब आप लोग बहुत ढेर सारा काम करते हैं ना पसीना पसीने हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं खड़ी होकर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ इतनी गर्मी में, है ना, पूरा पसीना पसीना हो रही हूँ, तो ये जो पसीना निकल रहा है इसका जो पीएच मान होता है वो 4.5 यानी कि अम्लीय होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा का जो पीएच होता है वो 5.6 होता है। ठीक है, फिर आंसू, जो आप लोग रोते हो, है ना, जैसे कभी कभी हो गया किसी टीचर ने डांट दिया, मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे रोने लगते हैं ना, तो आपके जो आंसू निकलते हैं उसका जो पीएच मान होता है वो 7.8 यानी कि क्षारीय होता है। ठीक है, क्या होता है, क्षारीय। क्यों, क्योंकि ये 7 से अधिक है इसका मान। खून यानी कि जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। पित्त, ठीक है, यानी कि बाइल जो होता है उसका जो पीएच मान होता है वो 7.5 से 8.8 तक होता है। चूना जल जो होता है उसका 11.0 होता है। मूत्र यानी कि यूरिन जो होता है उसका 6.0 होता है। दूध यानी कि जो मिल्क होता है उसका पीएच मान 6.5 होता है। तो इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये कैसे बनता है। ठीक है, कैसे बनता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। पीछे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, है ना, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। वहां पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसे क्लोर क्षार कहते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड लेते हैं इसके जलीय विलयन में हम लोग क्या करते हैं, विद्युत को प्रवाहित करते हैं, तो ये क्या होता है, वियोजित यानी कि टूटता है। किसमें टूटता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में टूटता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्लोर क्षार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्लोर क्षार कहते हैं। जैसे हमने NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड ले लिया, अब हमने क्या ले लिया, जल ले लिया। ठीक है, इसके जलीय विलयन में हमने क्या कर दिया, विद्युत प्रवाहित कर दी। विद्युत प्रवाहित की तो ये क्या हुआ, टूट गया। किसमें टूट गया, आपका NaOH यानी कि क्या बना लिया, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। साथ ही साथ आपका Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस भी निकलती है और आपकी हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है ना, उसका सूत्र क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके उपयोग क्या होते हैं, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका उपयोग क्या होता है। पहला दिया है पेट्रोलियम के शोधन में। ठीक है, पहला आपको उपयोग क्या दिया, पेट्रोलियम के शोधन में। दूसरा दिया है प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में। तीसरा साबुन, कागज, सिल्क उद्योग में।
ठीक है। जो हमारा NaOH यानी कि कास्टिक सोडा, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं, उसका जो उपयोग होता है, पहला तो आपका पेट्रोलियम शोधन में होता है, दूसरा आपका प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में करते हैं, तीसरा आपका साबुन, कागज और शुल्क उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला हमारा दिया है विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसके उपयोग क्या होते हैं, यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको अच्छे से ये वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, क्या करने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ने हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने क्या नहीं किया है, वीडियो को शेयर नहीं किया, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, जहां से उसको ज्वाइन करेंगे आप, वहां पे आपको मिलेंगी फ्री में नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, और ये जो पैनल PDF है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और आप सभी लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ एक 1 शॉट सीरीज जिसका नाम है प्रहार, जिसमें अपन लोग कंप्लीट साइंस का, ठीक है, किसका, कंप्लीट साइंस का 1 शॉट वीडियो करेंगे, यानी कि जिसमें फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा और बायो भी होगी, यानी कि जितने भी आपके 16 चैप्टर है उन सब के 1 शॉट वीडियो आपको मिलेंगे। आपके जितने भी डाउट्स होंगे, आपको ऐसा लगता है कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, तो अगर आप लोग ये 1 शॉट सीरीज देखते हैं तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम लोग पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कैसे बनता है और इसके उपयोग क्या होते हैं। देखो, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। ठीक है, क्या होता है, CaOCl2 होता है, किसका, आपके ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है। अब इसको हम बनाते कैसे हैं, तो हमने क्या लिया, शुष्क बुझा हुआ चूना ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, शुष्क बुझा हुआ चूना यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 40 डिग्री टेम्परेचर तक इसको हम लोग गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद क्या करेंगे, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन की क्या करेंगे, क्रिया कराएंगे, तो उससे हमें मिलता है विरंजक चूर्ण। ठीक है, क्या मिलता है हमें, विरंजक चूर्ण मिलता है। कैसे, यहाँ पे देखेंगे, हमने ले लिया बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, प्लस हमने क्लोरीन ले लिया। अब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराएंगे। इसको हम लोग कितने डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, 30 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म करेंगे, क्लोरीन से अभिक्रिया करा देंगे, तो आपका मिल जाएगा CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा, और आपका ब्लीचिंग चूर्ण यानी कि पाउडर मिल जाएगा, और आपका H2 है वो भी आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके उपयोग क्या होते हैं। तो पीने वाले पानी को जीवाणु व रोगाणुओं से मुक्त करने में जो ब्लीचिंग पाउडर आपका होता है उसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, पीने वाले पानी में, जो पीने वाला पानी होता है उसमें जो जीवाणु होते हैं और जो रोगाणु होते हैं उनको मुक्त करने में यानी कि उनको नष्ट करने में हम किसका उपयोग करते हैं, विरंजक चूर्ण का। दूसरा दिया है वस्त्र उद्योग में। ठीक है, तीसरा दिया आपका कागज उद्योग में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। देखो, बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है, यहाँ पे अब हम लोग बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा क्या होता है कि इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा को हम लोग खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ठीक है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। और बेकिंग सोडा को हम लोग खाने के सोडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, निर्माण की विधि देखते हैं, यानी कि ये बनता कैसे है, तो ये कैसे बनता है, अमोनिया गैस, अमोनिया गैस से संतृप्त हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। फिर से देखते हैं कि जो अमोनिया गैस है हमारी यानी कि NH3 है, इससे संतृप्त हम लोग क्या करते हैं, NaCl के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने में सोडियम बाई कार्बोनेट का निर्माण यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट का भी सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण होता है। कैसे होता है, फिर से देख लेते हैं कि हम लोग NH3 लेते हैं यानी कि अमोनिया जो गैस होती है उसको लेते हैं, प्लस हम लोग क्या लेते हैं, NaCl,
NaCl लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं? NaCl के विलयन में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, जिससे हमें मिलता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, क्या मिलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे हमने NaCl ले लिया, हमने ले लिया H2O, ठीक है, हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड और हमने ले लिया अमोनिया। जब इन सबकी आपस में अभिक्रिया होगी तो ये क्या बनाएगा? ये बनाता है NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड बनाता है और साथ ही साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके उपयोग क्या क्या होते हैं। तो स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, ठीक है, आप सभी लोग खाते हो ना, खस्ता वगैरह खाते हो, पकौड़े वगैरह खाते हो ना, और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कचौड़ी वगैरह आती है ना, उनमें भी क्या होता है, इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा दिया है पेट की अम्लता को दूर करने में, तीसरा अग्निशामक यंत्रों में, और चौथा दिया है सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में। जो बेकिंग सोडा होता है, ठीक है, बेकिंग सोडा का उपयोग स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में किया जाता है इसका। दूसरा आपका पेट की जो अम्लता होती है उसको दूर करने में, तीसरा आपका दिया अग्निशामक यंत्रों में, और चौथा आपका दिया सोडा वाटर तथा सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं धावन सोडा को, यानी कि जो धोने वाला सोडा, वॉशिंग सोडा जो होता है, वॉशिंग पाउडर जो होता है, उसको देखते हैं कि उसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसकी निर्माण विधि क्या होती है और उसके उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। क्या कह रहा है कि ये जो बेकिंग सोडा होता है, जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो जो हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसको हम लोग फिर से क्या करते हैं, उसका पुनः क्रिस्टलीकरण से हमें धोने का सोडा प्राप्त होता है। जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया प्लस हमने जल ले लिया, ठीक है, तो हमें इससे क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा ये धोने का सोडा, यानी कि वॉशिंग पाउडर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका जो उपयोग होता है वो क्या होता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। यानी कि जो वॉशिंग पाउडर होता है उसका उपयोग किसमें करते हैं? कांच में, साबुन में एवं कागज के उद्योग में करते हैं। दूसरा दिया घरों में साफ सफाई के लिए, है ना, आप सभी लोग कपड़े वगैरह धोते हैं, किससे धोते हैं? वॉशिंग पाउडर से ही तो धोते हैं। तीसरा दिया जल की स्थायी कठोरता को हटाने में। ठीक है, यहाँ पे ही लिखा है लेकिन यहाँ पे की है। ठीक है, जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको हटाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है? उसका प्रयोग किया जाता है वॉशिंग पाउडर का। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, इसकी निर्माण विधि क्या होती है और उपयोग क्या क्या होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है, क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, CaSO4 × ½ H2O होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं? जिप्सम लेते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं? 373 डिग्री टेम्परेचर तक हम लोग, 373 डिग्री केल्विन ताप तक हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तब हमें क्या होता है? यह जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट या फिर हेमीहाइड्रेट बनाता है। जब हम लोग क्या करते हैं? जिप्सम लेते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? हम लोग जिप्सम लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं? जल में, इसका जो जल के अणु होते हैं वो उसका क्या करते थे? त्याग कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। तो अब इससे क्या बन जाता है? इससे आपका बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बन जाता है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि या इसके जो उपयोग होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहला आपका दिया है भवन निर्माण में। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका जो यूज होता है वो भवन निर्माण में, यानी कि घर बनाने में। दूसरा दंत चिकित्सा में, ठीक है, किसमें? डेंटल वाली जो क्लिनिक होती है उनमें। तीसरा दिया मूर्तियां आदि सजावटी सामानों को बनाने में, जो आपकी मूर्तियां बनती है, स्टैचू बनते हैं और जितनी भी सजावटी की सामानें आपकी होती है उसमें भी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। लास्ट पॉइंट आपका दिया है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, है ना। ऐसा कभी कभी होता है ना कि आप खेल रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो, गिर गए, आपके चोट लग गई है ना, हाथ की हड्डी टूट गई, पैर की हड्डी टूट गई, है ना, तो उसमें क्या होता है? उस टाइम पे प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, आपको व्हाइट व्हाइट से पूरा बांध देते हैं ऐसे करके। तो वो किसका क्या होता है? वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस भी होता है। यहाँ पे ये देखो,
ये किसी का पैर टूटा हुआ है, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है उसका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। तो उसका स्रोत होता है आपका टमाटर, यानी कि जो टमाटर होता है उसमें आपका ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। फिर दिया है एसिटिक अम्ल का जो नाम होता है वो क्या होता है। पहला दिया है आपका एथेनोइक, दूसरा मेथेनोइक, तीसरा प्रोपेनोन और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एसिटिक अम्ल होता है इसका IUPAC नाम यहाँ पे पूछता है, लेकिन देखो IUPAC दिया नहीं है। ठीक है, IUPAC नाम, तो वो आपका होता है एथेनोइक अम्ल। ठीक है, यानी कि राइट आंसर इसका A नंबर हो जाएगा। अगला दिया है आपका, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, उस जांच नली में परख विलयन, उस जो जांच वो परख नली थी उसमें बताना है कि कौन सा विलयन था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा B नंबर, यानी कि CuSO4 कॉपर सल्फेट था वहां पे। फिर आपका दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, इन चारों में से बताना है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो उसका रासायनिक सूत्र होता है B नंबर, यानी कि कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखो, क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि आयोडीन युक्त नमक का निर्माण कैसे होता है ना। सब लोग कहते हैं ना आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसको खाया करो। तो ये जो नमक होता है उसका निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे आपको वो बताना है। तो जब साधारण नमक के साथ पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम ट्राई ऑक्साइड को मिला देते हैं तो वह आयोडीन युक्त नमक बन जाता है। क्या कह रहा है कि ये जो साधारण नमक है इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम ट्राई ऑक्साइड को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं यानी कि मिला देते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयोडीन युक्त नमक मिलता है। जैसे साधारण नमक ले लिया, ठीक है, और हमने क्या किया उसमें पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, क्या किया पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स कर दिया तो हमें मिल गया आयोडीन युक्त नमक। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग को लिखें। पीछे भी मैंने आपको बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसके उपयोग क्या थे। पहला दिया धातुओं पर, ठीक है, क्या है धातुओं पर से ग्रीस को हटाने में। दूसरा दिया साबुन अपमार्जक और कागज के निर्माण में। तीसरा दिया कृत्रिम वस्त्र रेशे, ठीक है, कृत्रिम फाइबर बनाने में। चौथा आपका दिया बॉक्साइट का शुद्धिकरण करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। अगला दिया है क्लोरीन गैस के उपयोग को लिखो। यहाँ पे आपको बताना है कि जो क्लोरीन गैस होती है उसके उपयोग क्या होते हैं। तो पहला दिया है जल में उपस्थित रोगाणुओं को मारने में। दूसरा दिया व्यंजक चूर्ण के निर्माण में। तीसरा दिया कपड़ों और कागज का व्यंजित करने में। ठीक है, तो ये क्या था, ये आपके क्लोरीन गैस के उदाहरण थे यानी कि उपयोग थे। फिर दिया आपका हाइड्रोजन गैस के उपयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस के उपयोग यहाँ पे आपको लिखना है। पहला दिया रॉकेट ईंधन के रूप में। दूसरा आपका जो उपयोग होगा वो क्या होगा, HCl के निर्माण में यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में। इधर आ जाते हूँ, उधर से दिख नहीं रहा होगा ना आप लोगों को। तीसरा दिया अमोनिया के निर्माण में। चौथा दिया हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति घी बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, आपके हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपका है क्या होता है जब, ठीक है, क्या कह रहा है कि क्या होता है जब जिप्सम को, क्या होता है जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, जो जिप्सम होता है उसको 100 डिग्री सेल्सियस ताप से अधिक मतलब टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो आंसर में आपको क्या लिखना है कि जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर गर्म किया जाएगा तो मृत तापित प्लास्टर बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, प्लास्टर बनेगा जिसमें शीघ्रता से जमने का गुण समाप्त हो जाता है। जिसमें क्या होता है कि शीघ्रता से जमने के यानी कि तुरंत से जो जम जाता है और उसका जो गुण होता है वो समाप्त हो जाता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आते हैं तो 5 से 10 मिनट में जम जाते हैं। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के संपर्क में आकर जिप्सम बना देता है। ठीक है, क्या बना देता है, जिप्सम बना देता है। इसका उपयोग क्या लिखेंगे, टूटी हुई हड्डियों को सही
सही जगह पर स्थित करने में। दूसरा दिया है खिड़कियों एवं दरवाजों के छिद्रों को बंद करने में। तीसरा दिया है खिलौने बनाने में। ठीक है, सेम वही दिया हुआ है जो अपन लोगों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस में पढ़ा था। ठीक है, फिर अगला क्या दिया है, एक मिनट, अगला क्या दिया है, अगला दिखेगा ही नहीं, रुकना। ठीक है, ये क्या हो गया, चलो अगला दिया है दीवारों। ठीक है, क्या दिया है, दीवारों को चिकना करने में। ठीक है, क्या दिया है, दीवारों को चिकना करने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो चैप्टर था वो खत्म हुआ, यानी कि समाप्त हुआ, खलास हुआ। जितने भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन सभी को अपन लोगों ने इस पूरे वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो रह गया है कि मैंने नहीं बताया आपको, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ दीदी ये वाला क्वेश्चन आपसे छूट गया है, या फिर ये वाला क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। एंड मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।